14.6 में कह रहा है, सपोज दैट अ चार्ज Q इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद अ वेलोसिटी V. Why is there no work done by magnetic force that acts on the charge Q? अब देखिए, शुरू से लेके अब तक मैं एक ही फॉर्मूला के साथ आपको उसी को बार बार यूज कर रहा हूं और मुख्तलिफ सिचुएशंस हम डिस्कस कर रहे हैं। वही फॉर्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये फोर्स जो है ये ऐसे पार्टिकल पे लगती है जो कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी के साथ आ रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम कैपिटल B से जाहिर कर रहे हैं। यहां पर एक सिचुएशन भी हम बना लेते हैं कि फर्ज करें इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम क्रॉस के साथ जाहिर कर रहे हैं। मेरी तरफ एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है और इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही है। गौर करेंगे फोर्स किस तरफ लगेगी, v मेरी तरफ है, v मेरी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, v क्रॉस b थंब ऊपर की तरफ लगा। आप गौर करें वेलोसिटी वेक्टर मेरी तरफ है, मैं आपको अलग से वेक्टर डायग्राम भी शो कर देता हूं। वेलोसिटी वेक्टर मेरी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इनटू द पेपर है, और फोर्स वेक्टर जो फोर्स लग रही है वो ऊपर की तरफ है। इन तीनों वेक्टर्स में आपस में 90 का एंगल है। ये बात हम फर्स्ट ईयर से जानते हैं जब हमने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था कि जब भी वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड किया जाता है तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आंसर आता है वेक्टर का वो हमेशा 90 के एंगल पे होता है। यानी इस फॉर्मूला में मैं कह सकता हूं F इज परपेंडिकुलर टू V एज वेल एज परपेंडिकुलर टू B। अब जाहिर बात है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी होगी। यानी अगर F V के परपेंडिकुलर है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये डिस्प्लेसमेंट यानी D के परपेंडिकुलर है। अगर ये D के परपेंडिकुलर है तो गौर करें हमने फर्स्ट ईयर में एक वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कितना एंगल है, 90 का, और कॉज 90 क्या होता है, 0। मैं कह सकता हूं कि वर्क 0 आ गया जी। इसका मतलब है हर ऐसी फोर्स जो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगती है उसकी वजह से वर्क नहीं होता। तो जाहिर बात है मैग्नेटिक फोर्स भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रही है तो इसकी वजह से भी वर्क नहीं होगा। बात खत्म हो गई, यही आपका आंसर है। इसी तरह आप लिख दें, आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर मिल जाएंगे। 14.7 में कह रहा है इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू सम रीजन ऑफ स्पेस कैन यू से दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज 0। वो कह रहे हैं जनाब एक चार्ज पार्टिकल बड़े मजे से किसी रीजन में सीधा ही मूव कर रहा है, तो क्या आप कह सकते हैं, क्या आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? तो इसका सबसे पहले तो मैं आपको आंसर लिखा देता हूं दैट मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन मे और मे नॉट बी 0। मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसकी रीजन हम अभी तलाश करते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए सबसे पहले तो जो भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। उस फोर्स का फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले भी लिखा था, मैं दोबारा लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इस फोर्स की मैग्नीट्यूड का अगर फॉर्मूला लिखना हो तो यानी मैग्नीट्यूड के लिए मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। अब यहां तो चार्ज पार्टिकल बड़े मजे से सीधा आ रहा था ना, देखिए आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा है एक चार्ज पार्टिकल है जो सीधा आई जा रहा है, यानी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। अब जरा इस फॉर्मूला में देखें, ये जो मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला है, फोर्स 0 कब लगेगी? देखें या तो चार्ज पार्टिकल 0 हो यानी Q की वैल्यू 0 हो, या V की वैल्यू 0 हो, या B की वैल्यू 0 हो, या cos थीटा नहीं साइन थीटा की वैल्यू 0 हो। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? जब थीटा या तो 0 हो या 180 हो। मैं एरो लगा के आपको बताता जा रहा हूं, इसी फॉर्मूला पे सारे एरोज की मदद से मैं आपको बता रहा हूं कि F की वैल्यू 0 कब कब हो सकती है। अब देखिए ये तो उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही बता दिया कि भाई चार्ज पार्टिकल है, इसका मतलब है चार्ज 0 नहीं है, तो चार्ज के साथ जो 0 लगा उसे मैं खत्म कर देता हूं। चार्ज पार्टिकल मूव भी कर रहा है यानी वेलोसिटी भी 0 नहीं है, तो चले V को भी 0 जो मैंने लिखा था उसे खत्म कर देते हैं, V के साथ जो मैंने एरो लगा के 0 लिखा था। अब बाकी 2-3 कंडीशंस अभी भी मौजूद है, या तो यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है यानी मैग्नेटिक फील्ड 0 है, या मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन चार्ज पार्टिकल 0 या 180 एंगल पे आ रहा है। कैसे? देखें
देखिए अब मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी शो कर देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी मेरी तरफ है, चार्ज पार्टिकल भी मेरी तरफ आ रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर मेरी तरफ मूव कर रहा है। देखें इस वक्त एंगल कितना है, 0। इसी तरह अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस तरफ होती और चार्ज पार्टिकल मेरी तरफ आ रहा होता तो अब एंगल क्या होना था, 180। इस कंडीशन में भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही। इसका मतलब है अगर चार्ज पार्टिकल सीधा आ रहा है तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड हो लेकिन चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पैरेलल या एंटी पैरेलल आ रहा हो। तो दोनों आंसर आपको साथ साथ लिखे भी नजर आ रहे हैं, मैंने आपको एक एक बात समझा भी दी है। तो इसका फाइनल फुल एंड फाइनल आंसर क्या हुआ कि यस, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो भी सकती है बट इट मे ऑल्सो नॉट बी 0। ये 0 नहीं भी हो सकती। और 0 ना होने की मैंने क्या रीजन बताई है कि भाई हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड हो लेकिन चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल आ रहा हो, इसीलिए इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही और वो सीधा ही आई जा रहा है। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 14.8 जी। 14.8 में कह रहा है व्हाई डज द पिक्चर ऑन अ टीवी स्क्रीन बिकम्स डिस्टॉर्टेड व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द स्क्रीन। देखिए ये बात हो रही है पुराने जो टेलीविजन सेट हुआ करते थे जिनमें एक कर्व्ड सी स्क्रीन होती थी, जो आपको एक पुराना टीवी सेट यहां पे नजर आ रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा करके मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके पीछे एक पिक्चर ट्यूब लगी होती थी जिसे हम पिक्चर ट्यूब कहते थे। असल में होता ये था कि वहां से इलेक्ट्रॉन्स आते थे और स्क्रीन के ऊपर जाके फॉल करते थे, और जैसे ही वो स्क्रीन पर फॉल करते थे तो दूसरी तरफ हमें इमेज नजर आता था। सेम ऐसी ही वर्किंग हमने इसी चैप्टर में सीआरओ में पढ़ी थी, जो आपको लेक्चर हमने बहुत डिटेल में सीआरओ का डिस्कस किया था। अगर आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मजीद चाहिए तो आप सीआरओ का लेक्चर भी देख सकते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इस टीवी पे जो भी सामने इमेज बन रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बन रहा है, यानी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन पिक्चर ट्यूब से निकल के इसके ऊपर आके फॉल कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो जब मैं कोई मैग्नेट इसके करीब लेके आऊंगा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी मूव करना शुरू हो गए। अब क्या होगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करे तो उसके ऊपर ये फोर्स लगती है जिसका फॉर्मूला आपको सामने लिखा नजर आ रहा है, F = QV क्रॉस B। जारी बात है इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो होता है नेगेटिव, तो चले Q की जगह मैं -ही लिख देता हूं, लेकिन फोर्स तो कोई ना कोई लग रही है। इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है वो चेंज हो जाएगा। पहले वो जहां जाके फॉल कर रहा था बड़ा अच्छा इमेज दे रहा था, लेकिन अब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके पाथ रैंडम हो जाएंगे और जहां उसने जाके फॉल करना था अब वहां जाके फॉल नहीं करेगा, अब कहीं और जाके फॉल करेगा, जिसकी वजह से वो जो पिक्चर हमें बड़ी अच्छी क्लियर नजर आ रही थी अब उस पिक्चर के जो पिक्सेल्स हैं वो मिक्स होते हमें नजर आएंगे, जिसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं दैट द पिक्चर हैज बीन डिस्टॉर्टेड। पिक्चर टूट गई है, पिक्चर खराब हो गई है। तो इसकी रीजन मैंने आपको बता दी कि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है इसको उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से इस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी, जिसका सामने हमने फॉर्मूला भी लिख दिया। तो जाहिर बात है अगर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी तो इसका पाथ चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से पिक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। साथ आप ये फॉर्मूला भी लिख देंगे, साथ आप थ्योरी भी आपको लिखी नजर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 14.9 में कह रहा है Is it possible to orient a current loop in a uniform magnetic field such that the loop will not tend to rotate? वो कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप एक करंट कैरिंग लूप को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें और वो लूप फिर भी रोटेट ना करे। आपको याद होगा बेसिकली ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, इस क्वेश्चन में उस टॉपिक की तरफ इशारा है जो आपने इसी चैप्टर में पढ़ा था, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे वो ये कह रहा है कि अगर करंट कैरिंग लूप है और वो उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से रखा हुआ है या किसी भी तरह से क्या रखा जा सकता है कि उस पर टॉर्क ना लगे, तो इसके लिए हमें टॉर्क के फॉर्मूला की तरफ जाना पड़ेगा जो आपको सामने लिखा नजर आ रहा है, टॉ = IBA कॉज ऑफ अल्फा। अब ये अल्फा क्या था मैं आपको तब भी बता रहा था कि आपने इन सारे फॉर्मूले जो है, इन सारे फॉर्मूलों में जो जो टर्म्स हैं इनकी हिस्ट्री जरूर याद रखनी है
कि डेरिवेशन के दौरान हमने क्या कंसिडर किया था। तो मैं यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ है, इसके दरमियान में कॉइल पड़ी हुई है। अगर कॉइल इस तरह पड़ी होगी तो हम कह सकते हैं कि सरफेस ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। आपको इसका टॉप व्यू भी मैं दिखा रहा हूं। इसी तरह अगर कॉइल को मैं रोटेट करके ऐसे कर दूं तो इस वक्त सरफेस ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। ये अल्फा इसी सरफेस ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल है। इसका मतलब है अगर मैं इस फॉर्मूला के मुताबिक देखूं तो अल्फा की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो टॉर्क भी 0, सॉरी अल्फा की वैल्यू 0 नहीं, अगर अल्फा की वैल्यू 90 हो जाए, देखिए अगर मैं अल्फा की जगह 90 पुट करूं तो cos 90 क्या हो जाएगा 0, और जब cos 90 0 हो जाएगा तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू 90 किस तरह होगी, जो इस वक्त आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, कॉइल इस तरह है और मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ है। इस वक्त अल्फा यानी सरफेस ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 है, और जब एंगल 90 होगा तो इस ओरिएंटेशन में टॉर्क नहीं लगेगा। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर में कहेंगे यस दिस इज पॉसिबल इफ वी प्लेस द कॉइल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और साथ आप नीचे फॉर्मूला लिख के साथ अल्फा की जगह 90 पुट करके बता देंगे कि ऐसा क्यों है। ये सामने आपको सारा कुछ लिखा नजर आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14.10। 14.10 में कह रहा है हाउ कैन अ करंट लूप बी यूज्ड टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। वो कह रहा है जनाब हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, सिर्फ करंट कैरिंग लूप की मदद से हमने यह बताना है कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। इसमें भी उसी फॉर्मूला का मैं रेफरेंस दूंगा। हम जानते हैं कि अगर करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, जो आपको सामने फॉर्मूला भी नजर आ रहा है, टॉ इज इक्वल टू IBA कॉज ऑफ अल्फा। लेकिन ये टॉर्क एक खास ओरिएंटेशन में नहीं लगता, जो अभी पिछले लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया, पिछले शॉर्ट क्वेश्चन में सॉरी। अल्फा की जगह अगर मैं 90 पुट करूं तो cos 90 0 हो जाता और टॉर्क भी नहीं लगता। इसका मतलब यह हुआ कि हो सकता है कि मैंने इस जगह पे, जिस तरह आपको ये करंट कैरिंग लूप नजर आ रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है किसी डायरेक्शन में, मैंने इसको यहां पे रखा हुआ है और इस पे टॉर्क नहीं लग रहा। तो क्या अब हमें यकीन हो गया कि यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? नहीं, अभी हमें यकीन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टॉर्क तो 90 एंगल हो तो फिर भी नहीं लगता अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 का एंगल हो। यानी इस ओरिएंटेशन में अगर इस वक्त आपको कॉइल ऐसे मैंने रखी हुई है और इस पे टॉर्क नहीं लग रहा, लेकिन मेरे ज़हन में आ सकता है कि हो सकता है इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जो इस वक्त आपको नजर आ रही हैं। ये मेरी इमेजिनेशन है, अभी मैं सोच रहा हूं कि हाँ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकती हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर हमें इस कॉइल को थोड़ा सा खुद घुमाना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद घुमाएं। अब देखिए अगर पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरी तरफ थी, मेरी इमेजिनेशन के मुताबिक, अब तो मैंने कॉइल को घुमा दिया, अब तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कॉइल के सरफेस के दरमियान 90 का एंगल नहीं होना चाहिए। अगर पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरी तरफ थी तो अब तो टॉर्क लगना ही चाहिए अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर हो। लेकिन अगर अभी भी टॉर्क ना लगे तो इसका मतलब है अब यकीन कर लें कि यस अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें यकीन हो गया है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो आप इसमें यही आंसर करेंगे कि यस वी कैन डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। हम क्या करेंगे? हम उस रीजन में करंट कैरिंग कॉइल को रखेंगे। अगर उस पर टॉर्क नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, हम कॉइल को खुद थोड़ा सा घुमाएंगे। अगर अब भी टॉर्क नहीं लग रहा तो हमें यकीन हो गया है कि यस यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन अगर टॉर्क लगना शुरू हो जाए तो हमें पता चल जाएगा कि यहां मैग्नेटिक फील्ड है।